हेलो दोस्तों। इकोनॉमिक सब्जेक्ट की आपकी क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुकी है और उसके हिसाब से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए जो आपको आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हम आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके सॉल्यूशंस आपको मैं देने वाला हूँ विथ द लॉजिक्स कि इसका आंसर यही क्यों है और दूसरा क्यों नहीं है। बिकॉज आपको क्वेश्चन बैंक में से चांसेस ज्यादा है आने के एग्जाम में क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका लॉजिक समझ के सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट, जिससे आपको अगर कोई क्वेश्चन नया भी आता है तो आप उसको समझ के और सही तरीके से एनालाइज करके सॉल्व कर सको। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 20 मार्क्स के लिए होता है और यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यू शुड बी वेरी करेक्ट इन दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपने थोड़ा भी अगर गलत किया तो आपका पूरा 1 मार्क चला जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जनरली आपको जो आने वाला है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जहां पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे स्टार्टिंग में, और फिर आपको जो क्वेश्चन है ऑप्शंस 1 2 3 4 उसमें आपको से आपका आंसर सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी को पूछा है, तो आपको 4 दिए हैं, उसमें से कौन से स्कोप में आते हैं माइक्रो के, आपको वो ढूंढना है। तो आप अगर देखोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड बी सी डी जो है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है। दैट्स व्हाई ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे लिखना है ऑप्शन ओनली ए बी सी बी सी डी एंड ए सी डी। तो आपको इसमें से कौन सा सही है उसको लिखना है। तो आपको मैंने बताया आपको ओनली ए, तो इस तरह से आपको ओनली ए विल बी द आंसर। सेम आगे हम बात करेंगे। देखो, स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो पूछा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा कि मैक्रो जो होता है एग्रीगेट्स का स्टडी होता है। तो यहाँ पे आपका ए सी एंड डी जो है दैट विल बी करेक्ट, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। ये माइक्रो वाले केस में होता है, सेटेरिस पैरिबस वाला केस, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। बाकी ए सी एंड डी आर करेक्ट, तो इसलिए ए सी डी आपका आंसर आएगा। थर्ड जो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो कार्डिनल मेजरमेंट इज द अजम्पशन, ठीक है। एंड बाकी जो बी सी डी है दीज आर द एक्सेप्शंस, दैट्स व्हाई बी सी डी विल बी द आंसर। तो आंसर आपका बी सी डी वाला जो है वो आएगा। आपको इस तरह से सबको लिखना है, आपको आंसर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सबसे मेन क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आगे देखो, क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप देखोगे तो चारों के चारों जो आपको जो दिया ऑप्शंस ए बी सी डी, दीज ऑल आर द limitations or criticisms of the law. That's why A, B, C, D will be the answer. Next is statement that explains Giffen's paradox. Giffen's paradox जो होता है उसमें आपको ध्यान में कि it is the exception to the law of demand and it is applicable in inferior or low quality goods. तो A and B will be the right answer. And जो नीचे जो दिए है रॉबर्ट गिफन इन्होंने दिया है, तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल वाला गलत है, आपको पता होगा। इस तरह से आपका ए एंड बी विल बी द करेक्ट एंड सी एंड डी आर रॉन्ग। तो आपका आंसर आएगा सेकंड, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ये सॉल्व कर रहे हो पहले और फिर आप मेरे यहाँ पे आंसर चेक कर रहे हो, एंड आपका गलत हुआ है तो आप लॉजिक समझ के क्या कर रहे हो, फिर नेक्स्ट टाइम उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में आपको पता है, देखो टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड होता है, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से होता है, एंड प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो दीज आर द 3 करेक्ट, राइट। एंड जो फोर्थ है डिमांड का शिफ्ट टू द राइट, यहाँ पे शिफ्ट होता है लेकिन राइट में नहीं लेफ्ट में होता है डिक्रीज वाले केस में, और दैट्स व्हाई द डी इज नॉट द राइट। तो ए बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, आपको याद होगा आपका वर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल आपको दिया है सी में, दैट इज हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपनी गलती आप जो करने वाले हो इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट पूछा आपको। आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। आपको अभी तक जितने आपने सॉल्व किए उसमें आपको करेक्ट वाले पूछे थे, है ना। आपको वहां पे आप करेक्ट देख रहे थे, यहाँ पे आपको क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि कौन से इनकरेक्ट है परफेक्टली इलास्टिक के बारे में। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? देखो पहला जो है वो राइट है कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में चेंज नहीं होगा, दैट्स द राइट थिंग, तो आपका वो आंसर में नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे जीरो होता है इलास्टिसिटी, तो दिस इज रॉन्ग, तो बी आपका आंसर में आएगा। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, ए भी रॉन्ग है बिकॉज डिमांड कर्व वर्टिकल होता है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ये भी आपका आंसर में आएगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये सही है बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप होता है एक। तो ए एंड डी आर राइट, बट आपको राइट नहीं पूछा, आपको रॉन्ग पूछे है।
तो आंसर क्या आएगा आपका बी एंड सी। तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। अगला देखो, स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू क्रॉस लिस्ट ऑफ डिमांड, द आंसर विल बी ए, बी एंड सी। ठीक है, बिकॉज जो डी वाला जो है वो आपका इनकम इलास्टिक का फॉर्मूला है, बाकी जो ए बी सी जो है वो राइट है। ठीक है, अगला जो है स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या जो है उसके हिसाब से देखोगे तो चारों के चारों ए बी सी डी आर राइट, आप देख सकते हो उसके फीचर्स में, तो सही है चारों। अगला जो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें आपको ध्यान में आएगा कि जो देखो ये कांस्टेंट कांस्टेंट जो दिया है नो चेंज, ये जो है वो आपके अजम्पशंस है, वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन कौन सा है? सिर्फ सी वाला जो है, दिस इज एक्सेप्शन, नो डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स, दिस इज व्हाट द एक्सेप्शन इज। एग्रीकल्चर गुड्स के लिए लॉ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, तो दिस इज एक्सेप्शन। एंड अदर थ्री आर अजम्पशंस ऑफ द सप्लाई, तो इसलिए आपका सी विल बी, ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है स्टेट फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, आपको ध्यान में आएगा कि ए एंड डी इज करेक्ट, फ्यू फर्म्स होते हैं एंड अनसर्टेनिटी होती है वहां पे, बाकी जो दोनों जो है दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो ए एंड डी विल बी द आंसर। सेलर सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वहां पे होमोजीनियस और डिफरेंशिएट दोनों होते हैं, तो आप सिर्फ डिफरेंशिएटेबल ऐसा जो है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ए एंड डी विल बी द आंसर। अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग पीरियड मार्केट, आप अगर देखोगे तो ए, बी एंड सी आपका आंसर आएगा, बिकॉज जो डी है देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, दिस इज रॉन्ग। लॉन्ग पीरियड में आप आपके वेरिएबल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो, एंड जनरली 5 साल का होता है पीरियड, अप टू 5 years, तो इसलिए आप ए बी सी इज राइट, डी इज रॉन्ग, तो ए बी सी विल बी द आंसर। अगला जो है इंडेक्स नंबर के बारे में, आपका ए बी सी डी ऑल आर राइट, सिंपल है, फीचर्स में आपको चारों देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेटेड इंडेक्स नंबर्स जो है, इसमें भी आपको वही है, आप क्या करते हो, कमोडिटी की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको वेटेज देते हो, जनरली क्वांटिटी जो है उसको आप एज अ वेट्स यूज करते हो, तो ए बी सी डी ऑल 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेशन नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, अगर आप प्रिकॉशन देखोगे तो आपका सिर्फ डी जो है, सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी कंसिडर्ड बोला है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड होता है, यहाँ पे कंसिडर कंसिडर बोला इसलिए वो गलत है। ए बी सी आर करेक्ट, तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा ए बी एंड सी जो है वो आएगा। ठीक है, अगला जो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो आपको ध्यान में आएगा आपको जो बी सी एंड डी जो है, these are the practical difficulties, and A जो है it is a theoretical difficulty, तो आप जब डिफिकल्टी पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए कौन सी theoretical है और कौन सी प्रैक्टिकल है, इसलिए A गलत है और B C D आर राइट, तो इसलिए आपको आपका आंसर B C एंड D वाला जो है वो आएगा। अगला जो है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स जो है, आपको ध्यान में आएगा कि B एंड C कि इज बाउंड टू, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट, एंड जो होता है इट इज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और सर्विस और गुड्स, तो बी एंड सी आर करेक्ट, अदर्स आर रॉन्ग, तो इसलिए आपका बी सी आंसर आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज जो है, उसमें नॉन टैक्स जो है, तो आपका देखो स्पेशल असेसमेंट नॉन टैक्स है, फाइन एंड पेनल्टीज नॉन टैक्स है, गिफ्ट नॉन टैक्स है, सिर्फ जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ टैक्स सोर्स, तो वो आपका आंसर नहीं आएगा। सी छोड़ के मतलब ए बी एंड डी विल बी द आंसर, बहुत सिंपल होता है अगर आपको कंसेप्ट पता है। अगला देखो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, तो इसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये तीनों स्ट्रक्चर सोर्सेस में आते हैं, अनस्ट्रक्चर में जो है वो इंडिजिनियस बैंकर्स आता है, इसलिए डी जो है गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, तो पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, फॉरेन सेक्टर भी होता है, सेंट्रल बैंक जो है इट्स आरबीआई, तो वो आपका बैंक में नहीं आता है कमर्शियल बैंक के अंदर, एंड दैट्स व्हाई डी इज नॉट अ राइट आंसर, ए बी सी विल बी राइट, तो सिंपल है अगर आपको पता है कंसेप्ट। आगे देखो फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की अगर बात करेंगे तो ए एंड बी जो है दिस इज करेक्ट, जो सी एंड डी जो है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है। आपको पूछा गया फीचर्स, पूछा है फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, आप देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब पढ़ते हो कोई भी क्वेश्चन, तो वो फीचर है, वो इंपॉर्टेंस है कि वो क्या है आपको पता होना चाहिए। इतना इस तरह से आपके सवाल जो है, क्वेश्चन जो है इतने कंफ्यूजिंग आ सकते हैं जिसमें आपको लगेगा सारों मतलब सब करेक्ट है, लेकिन नहीं, क्या है यहाँ पे आंसर आपका ए एंड बी इज कंपोज फीचर्स, सी एंड डी इज इंपॉर्टेंस, तो आंसर विल बी ए एंड बी।
आपको फीचर्स पूछा हुआ है। स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, अभी आपको क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है इन रिलेशन टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आप देखोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स ओनली। ओके, तो ओके तो इनकरेक्ट पूछा था। देखो मिस्टेक हो सकता है आपसे, मैंने भी अभी गलती कर दी थी, तो ना, तो आंसर क्या आपका ओनली डी आएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड नॉन विजिबल गुड्स, दोनों होते हैं। यहाँ पे बोला कि विजिबल आएगा सिर्फ, तो विजिबल जो है गलत है, एंड दैट्स व्हाई डी इज इनकरेक्ट, एंड आपको इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है और इसलिए आपका आंसर डी आएगा। ए बी सी करेक्ट है, आपको करेक्ट पूछा होता, स्टेटमेंट रिलेटेड टू बैलेंस ट्रेड पूछा होता तो आपका आंसर ई आया होता, एबीसी। आपको इनकरेक्ट पूछा इसलिए आपका आंसर डी आ रहा है। देखो इतना सिंपल, एक वर्ड से आपका पूरा आंसर बदल सकता है, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम इस आज कवर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको हम कहते हैं, ग्रीक वर्ड है मिक्रोस से आया है। तो आपको बोला है मैक, अभी कंप्लीट द कोरिलेशन में आपको देखना होता है कि एक का रिलेशन दिया होता है, उसी के हिसाब से दूसरे का रिलेशन आपको ढूंढना होता है, राइट। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फिर कौन सा वर्ड है, तो आपका आंसर आएगा MAKROS, मैक्रोस, विच मींस लार्ज। आंसर इज मैक्रो, मैक्रोस, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो में होता है, तो माइक्रो में क्या आएगा फिर, तो आपका आंसर आएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। टॉयज मेड ऑफ क्ले क्या है, आपको देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया कि वुलन क्लोथ्स इज अ प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। तो टॉयज मेड फ्रॉम क्ले कौन सा आएगा, तो फॉर्म यूटिलिटी, आपका आंसर आएगा फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। एग्रीगेट यूटिलिटी जो है, दिस इज टोटल यूटिलिटी, एडिशन यूटिलिटी क्या है आपका आंसर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। आपको आंसर मैं फास्ट बता रहा हूँ, या फिर ज्यादा कोई ये नहीं आएगा। डिमांड देखो, सप्लाई का आपको दिया अपवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड डिमांड का क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। नेगेटिव इनवर्स रिलेशन। इलेक्ट्रिसिटी दिया आपको कंपोजिट डिमांड होता है, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो टी एंड कॉफी क्या आएगा, कॉम्पिटेटिव डिमांड आएगा, बिकॉज दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। हाँ, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का ईडी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का क्या आएगा, फिर आंसर आएगा ईडी विल बी लेस देन 1। तो आपको एक का कोई तो भी रिलेशन दिया रहेगा, आपको दूसरे का रिलेशन जो है उसके हिसाब से ढूंढना है, तो वही आपको लिखना है। जो मिसिंग रहेगा आपको यहाँ पे आंसर लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोल्ड किया आपको समझने के लिए, आपको बोल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है आंसर के नीचे, ठीक है। हाँ, स्टीप डिमांड का होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर, फ्लैटर कहाँ पे आएगा फिर, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आंसर फास्ट फास्ट आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल कॉस्ट TFC प्लस TVC होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी विल बी द आंसर। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है प्राइस राइजेस, प्राइस राइज होने की वजह से एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्यों होगा, फिर प्राइस फॉल होने की वजह से, सिंपल है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, एक फीचर है एक। तो बैरियर्स टू एंट्री किसका फीचर है, फिर इट्स अ मोनोपोलीज फीचर, तो मोनोपोली विल बी द आंसर। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक फीचर है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर कहाँ पे है, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ओके, हाँ P1 इट इज दिस इज यूज फॉर करंट ईयर प्राइसेस। तो बेस ईयर प्राइस के लिए क्या यूज करता है, फिर P0 विल बी द आंसर, है ना। P और नीचे आपको 0 लिखना है, जिसको हम बेस ईयर को डिनोट करते हैं। लास्पेस इंडेक्स, आपको क्वेश्चन दिया है कि पैसेज इंडेक्स नंबर जो है उसके लिए हम करंट ईयर क्वांटिटी यूज करते हैं निकालने के लिए। तो लास्पेस में क्या निकालेंगे, फिर आंसर विल बी बेस ईयर क्वांटिटीज विल बी द आंसर। आपको फॉर्मूला दिया है कि GNP इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। तो फिर C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम किसका फॉर्मूला होता है, आंसर इज GDP। बहुत सिंपल है। आउटपुट मेथड, देखो अभी आपको क्वेश्चन दिया है, इनकम मेथड को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो आप आंसर एक तो लिख सकते हो प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंटरी, दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, अभी ऑप्शनल फंक्शन में आता है आपका प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ऑप्शनल फंक्शन है। तो आपको बोला कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल अटैक्स, तो ये कौन सा फंक्शन है, तो आपका आंसर आएगा ऑब्लिगेटरी फंक्शन, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो GST कौन सा है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, क्रेडिट कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फिर कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, तो क्रेडिट क्रिएशन, उसके हिसाब से आपको लिखना है रिलेशन में, ठीक है।
प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यूज लॉन्च टू रेज कैपिटल, है ना, न्यू कैपिटल इशू करना तो प्राइमरी मार्केट में होता है आईपीओ। फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ओल्ड इशू थ्रू स्टॉक मार्केट, आंसर इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज हम सब एक्सपोर्ट कहते हैं। फिर अगर गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज तो उसको क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट कहेंगे, इंपोर्ट आंसर। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वैल्यूज ग्रेटर देन इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट वैल्यूज इक्वल टू ट्रेड सरप्लस, इंपोर्ट जो है कम है एक्सपोर्ट से, ट्रेड सरप्लस कहेंगे। फिर अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या कहेंगे, फिर उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट पता है, आपने एक दो बार पढ़ लिया है, तो आपको आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम यहाँ पे रुकेंगे, अगले अगले वीडियो में आपको मैं जो अगले क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।